अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी हब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। यानी कि अब हमें बात करनी है एक 1815 के बाद क्या हुआ है कि जब नेपोलियन को डिफीट दी जाती है 1815 में, तो उसके बाद एक नया कंजर्वेटिज्म वजूद में आ जाता है। तो यहाँ पर आप पहले देखेंगे कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है। मैंने पिछली बार भी बताया है कि पिछले वीडियोस में भी बताया है कि यहाँ पर कंजर्वेटिज्म इट इज़ एन आइडियोलॉजी। ये एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी कैसी थी? A political philosophy that stressed the importance of the traditionally established institutions, customs and preferred gradual development to quick change। कहते हैं कि ये जो कंजर्वेटिज्म है एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। वो क्या फिलॉसफी? दैट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनली एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस। ये ज़्यादा स्ट्रेस देती है जो भी ट्रेडिशनली एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस है उनके ऊपर ये ज़्यादा स्ट्रेस देती है, और कस्टम्स, पुराने रीति रिवाज के ऊपर जो कस्टम्स उन लोगों ने जो कस्टम्स वहाँ पर क्या किए गए, एस्टैब्लिश किए गए थे, उनके ऊपर उनका वो ज़्यादा फोकस करते थे, वो ज़्यादा ध्यान देते थे। एंड सबसे बड़ी बात, प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। ये चाहते थे डेवलपमेंट होनी चाहिए लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, मगर क्विक चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये है कि रेवोल्यूशन के खिलाफ थे। ये चाहते थे कि हाँ सोसाइटी में चेंज आनी चाहिए लेकिन क्विक चेंज नहीं आनी चाहिए। डेवलपमेंट होनी चाहिए आहिस्ता से, मगर क्विक चेंज नहीं आनी चाहिए। मतलब यहां पर याद रखना कि यहां पर ये चेंज चाहते थे, डेवलपमेंट चाहते थे मगर आहिस्ता, मगर क्विक चेंज नहीं चाहते थे। इसमें भी मतलब था क्या था, ये क्यों नहीं चाहते थे कि अगर ये जल्दी जल्दी चेंज चाहते थे तो उसका मतलब उनका तख्ता खत्म हो जाता, उनका जो रूल है वो खत्म हो जाता। इसीलिए वो चाहते थे कि डेवलपमेंट होनी चाहिए ग्रेजुअली, ताकि हम दूर तक रूल कर सके। उसके बाद यहां पर कहते हैं कि वो दैट मीन्स, अब हमने समझ में आ गया है कि कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है। तो दैट मीन्स सिंपल अल्फाज में याद रखना, पॉलिटिकल फिलॉसफी है, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जिसका मतलब जो ज्यादा स्ट्रेस देते थे ट्रेडिशनली एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस पे। फॉर एग्जांपल वहां पर चर्च हुआ करता था, रूल ऑफ चर्च हुआ करता था, या उन्हीं के ऊपर वो ध्यान देते थे, या ट्रेडिशनली जो इंस्टीट्यूशंस खड़े किए गए थे उनके ऊपर वो ध्यान देते थे, ताकि क्योंकि ट्रेडिशनली जो था उन्हीं का रूल था। तो इसीलिए वो ज्यादातर कंजर्वेटिज्म जो है, इसीलिए वो ट्रेडिशनली एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस पर, कस्टम्स पे ध्यान देते थे, उनके ऊपर वो ध्यान देते थे। एंड इसके बाद नेपोलियन वाज डिफीटेड इन 1815। अब यहां पर याद रखना 1815 में नेपोलियन को क्या किया जाता है, उसको डिफीट दिया जाता है बाय यूरोपियन गवर्नमेंट्स। कौन, किसके द्वारा? यूरोपियन गवर्नमेंट्स के द्वारा। यानी कि उस टाइम 4 बड़े पावर्स थे, यानी एक ब्रिटेन था, जर्मनी था, ब्रिटेन था, रशिया था, ऑस्ट्रेलिया एंड प्रूशिया। ये 4 पावर्स मिलते हैं, ये 4 सुपर पावर्स मिलते हैं उस टाइम के पावर्स, और नेपोलियन को 1815 में क्या करते हैं, उसको डिफीट देते हैं। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, जब 1815 में नेपोलियन को क्या किया जाता है, डिफीट दी जाती है, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब यहां पर क्या था, यूरोपियन गवर्नमेंट फिर से चलाई गई, किन के द्वारा? कंजर्वेटिज्म के द्वारा। अब फिर से कंजर्वेटिव्स वजूद में आ जाते हैं, अब फिर से एक बार फिर कंजर्वेटिज्म वजूद में आ जाता है आफ्टर नेपोलियन के दौर में कंजर्वेटिज्म खत्म हो गया था, लेकिन नेपोलियन को जब क्या हुआ, नेपोलियन को जब डिफीट किया जाता है 1815 में, एक नया कंजर्वेटिज्म वजूद में आ जाता है, और जो गवर्नमेंट्स है यूरोप के, वो कंजर्वेटिव्स के हाथ में फिर से आती है। इसीलिए यहां पे लिखा गया है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब यहां पर क्वेश्चन, वर कंजर्वेटिव्स अगेंस्ट द चेंज? अगर हम बात करेंगे कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी की, तो क्या यहां पर क्वेश्चन उभरता है, क्या ये कंजर्वेटिव्स चेंज के खिलाफ थे? याद रखना यहां पर कंफ्यूजन हो रहा है, फिर बच्चों को होता है। तो यहां पर वर कंजर्वेटिव्स अगेंस्ट द चेंज, क्या कंजर्वेटिव्स चेंज के खिलाफ थे? याद रखना चाहिए, कभी भी चेंज के खिलाफ नहीं थे, मगर वो चाहते थे चेंज आनी चाहिए, मगर आहिस्ता आहिस्ता चेंज आनी, अब्रप्टली चेंज नहीं आनी चाहिए। ताकि देखो क्या इस पे बाद, मोस्ट कंजर्वेटिव्स डिड नॉट propose a return to the society of pre-revolutionary days।
यहां पर बहुत सारे कंजर्वेटिव्स जो थे वो नहीं चाहते थे कि वो वाली सोसाइटी फिर से वजूद में आनी चाहिए जो कब थी, प्री रेवोल्यूशनरी डेज के दौरान जो थी। रेवोल्यूशन से पहले की जो सोसाइटी थी, बहुत सारे कंजर्वेटिव्स चाहते थे कि ऐसी सोसाइटी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो सोसाइटी वो डेवलपमेंट नहीं थी। ये चाहते थे डेवलपमेंट होनी चाहिए, मगर यहां पर याद रखना प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट, वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट चाहते थे, मगर चेंज के खिलाफ नहीं थे। अब उनको भी अकल आई थी, नहीं चेंज आनी चाहिए मगर आहिस्ता से। तो इसीलिए मॉडर्नाइजेशन कुड इनफैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द मोनार्की। कहते हैं कि जब मॉडर्नाइजेशन वजूद में आ गई, उसने क्या किया, उसने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कि मोनार्की को स्ट्रांग किया। उसकी वजह से मोनार्की स्ट्रांग हो गई। आफ्टर 1815 के बाद जो मोनार्की वजूद में आ गई, तो उसने क्या किया, वो दुनिया अब मॉडर्नाइज हो गया था। उस वजह से ये जो मोनार्की जो थी वो क्या हो गई थी, वो स्ट्रांग हो गई। अब मसला कैसे स्ट्रांग हो गई, क्या उनको क्या ऐसा हो गया कि उनको स्ट्रांग हो गई। अगर हम प्री रेवोल्यूशनरी डेज की बात करेंगे, ये जो मोनार्की जो थी वो उनके पास ओल्ड वेपन्स हुआ करते थे, उनके पास जो ओल्ड चीजें, ओल्ड मिलिट्री हुआ करती थी, उनके पास कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब 1815 के बाद क्या हुआ, जब कंजर्वेटिव वजूद में आ गई, मॉडर्नाइजेशन वजूद में आ गई थी, उनके पास अब मॉडर्न वेपन्स है, उनके पास अब ऐसी मिलिट्री है जिनको क्या है, मॉडर्न टेक्निक्स है, मॉडर्न ट्रेनिंग है। तो इस वजह से ये जो मोनार्की है, ये जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या होने लगा, वो स्ट्रांग होने लगा। अब यहां पर क्या है, यहां तक हमें समझ में आ गया। अब कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1850 या न्यू कंजर्वेटिज्म क्या था। अब यहां पर ट्रीटी ऑफ वियना, इंपॉर्टेंट ट्रीटी आती पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में। ट्रीटी ऑफ वियना 1815। अब यहां पर ट्रीटी ऑफ वियना 1815 क्या थी, जब नेपोलियन को डिफीट दिया जाता है, अब नेपोलियन का चैप्टर क्लोज होता है, और अब क्या हो रहा है, 1815 में क्या होता है, ब्रिटिश, फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया, ये जो 4 सुपर पावर्स मिलके डिफीट देते हैं किसको, नेपोलियन को। वो अब वियना में मिलते हैं, ऑस्ट्रिया की जगह वियना एक जगह है ऑस्ट्रिया में, वहां पर वो मिलते हैं वियना में, और वहां पर वो क्या करते हैं, एक ट्रीटी करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं एक दूसरे के साथ। यानी कि यहां पर मैंने लिखा है, कलेक्टिवली डिफीटेड द नेपोलियन। इन 4 सुपर पावर्स ने कलेक्टिवली डिफीट किया था नेपोलियन को। अब वही मिलते हैं कहां पर, वियना में, क्या करने के लिए, एक एग्रीमेंट करने के लिए, एक ट्रीटी करने के लिए। क्या मतलब, मेटेड वियना, ड्रीवा ट्रीटी ऑफ वियना। तो वहां पर उन लोगों ने, जब वो वियना में मिलते हैं तो वो एक ट्रीटी साइन करते हैं। तो इस ट्रीटी को हम ट्रीटी ऑफ वियना के नाम से भी जानते हैं, और उसको वियना कांग्रेस भी कहा जाता है, याद रखना। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रेलियन चांसलर। ये जो कांग्रेस जो था उसका होस्ट जो था, यानी कि ट्रीटी ऑफ वियना का जो होस्ट था, दैट वॉज द ऑस्ट्रियन चांसलर, उसका नाम था ड्यूक मेटरनिक। आगे उसके बारे में और भी जानेंगे। ड्यूक मेटरनिक जो था, ही वॉज द चांसलर ऑफ द ऑस्ट्रिया, उसने होस्ट किया उस कांग्रेस को, यानी कि ट्रीटी ऑफ वियना को। अब इसमें क्या था, अब किया क्या उन लोगों ने वहां पर, मेन इंटेंशन याद रखना, यहां पर मेन इंटेंशन उनका जो था, ट्रीटी ऑफ वियना का जो मेन इंटेंशन था, दैट वाज रेस्टोर ऑफ मोनार्की, यानी कि हमने फिर से मोनार्की को रेस्टोर करना है, जो नेपोलियन ने खत्म की थी, अब फिर से वापस लानी है, वही प्री रेवोल्यूशनरी डेज, वही मोनार्की फिर से हमें वापस लानी है, मोनार्की का दौर फिर से वापस लाना है। दैट वाज द मेन इंटेंशन ऑफ दिस ट्रीटी ऑफ वियना। उसके बाद देखो, अब यहां पर समझ में आ गया ट्रीटी ऑफ वियना कहां पे हुई। अब यहां पर याद रखना, चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन ट्रीटी ऑफ वियना। अब इस ट्रीटी ऑफ वियना जो है, इसमें कौन से चेंजेस लाए गए, याद रखना चाहिए। जब नेपोलियन वजूद में आ गया था, उसने अपने हिसाब से ट्रीटीज, उसने अपने हिसाब से स्टेट्स को बनाया था, और उसने बहुत सारे स्टेट्स को एनेक्स किया, उसने बहुत सारे स्टेट्स के ऊपर कब्जा किया था, और फिर अपने हिसाब से उनके बॉर्डर्स को बनाया था। अब जब ट्रीटी ऑफ वियना जो है, उसमें वही जो बॉर्डर, जो मतलब नेपोलियन ने जो भी वो वहां पे वो फिक्स किया था, वो मैप बनाया था, उसको फिर से वापस करना, उसको खत्म करना। जो भी चेंजेस नेपोलियन ने लाए थे, उन चेंजेस को खत्म करना। यही यहां पर यही चेंजेस लाए गए, किसमें, ट्रीटी ऑफ वियना में, यही चेंजेस लाए गए यूरोप में,
याद रख। अब देखो अब पहला क्या किया, बॉर्बन डायनास्टी वाज रेस्टोर्ड टू पावर। पहला जो नेपोलियन जो था बॉर्बन डायनास्टी किंग, फ्रांस में जो था बॉर्बन डायनास्टी का किंग लुई 16, उसको उसने हटाया था, खुद रूल किया था। पहला काम उन लोगों ने ऐसा ही किया, फ्रांस में फिर से क्या ये जो मोनार्की वापस लाई, बॉर्बन डायनास्टी को वापस लाया, रेस्टोर किया गया। कहां पर? फ्रांस में। और फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्सेड अंडर नेपोलियन। और उसके बाद जो भी नेपोलियन ने अपने दौर में जिस जिस जगह पे उसने कब्जा किया था उसको छुड़ा दिया गया, किससे? फ्रांस के कब्जे से। तीसरी, a series of states were set up on the boundaries of the France। फ्रांस के इर्द गिर्द बहुत सारे स्टेट्स को बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल ये फ्रांस है, यहाँ इसके इर्द गिर्द बहुत सारे स्टेट्स, नए स्टेट्स को बनाया गया। मकसद क्या? इनको हम कहते हैं बफर स्टेट्स। मकसद क्या था? ताकि ये जो फ्रांस है फिर कभी अपनी टेरिटरी को आगे न बढ़ाए, फिर कभी दूसरे हम पे कब्जा न करे, दूसरे स्टेट्स पे कब्जा न करे। उन लोगों ने सोचा कि अगर फ्रांस कभी भी मतलब अपने आप को एक्सपेंड करना चाहेगा, अपने टेरिटरी को बढ़ाना चाहेगा, पहले उसको इनके साथ क्या करना है? झगड़ा करना है, तब तक हम तैयार रहेंगे। तो इसीलिए बहुत सारे स्टेट्स को इसके इर्द गिर्द खड़ा कर दिया गया एज अ बफर स्टेट्स। तो इसके बाद ताकि फ्रांस के फर्दर एक्सपेंशन को रोक दिया जाए। Thus the kingdom of the Netherlands, ये जो नीदरलैंड्स का किंगडम which include Belgium was set up in the north। याद रखना चाहिए नीदरलैंड जो था उसको नॉर्थ में, यानी कि ये जो फ्रांस था फ्रांस के नॉर्थ में उसको सेटअप किया गया इन नॉर्थ, एंड जिनोवा वाज एडेड टू द पेडमाउंट इन द साउथ। और जिनोवा जो था उसको पेडमाउंट के साउथ में ऐड किया गया। प्रूशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरी। प्रूशिया को भी एक इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरी दी गई इसके वेस्ट फ्रंटियर में। ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ द नॉर्दर्न इटली। और ऑस्ट्रिया को क्या किया गया? ऑस्ट्रिया को कंट्रोल दिया गया, किसका? नॉर्दर्न इटली का। यानी कि नॉर्दर्न इटली जो है उसको किसके हवाले किया गया? ऑस्ट्रिया के हवाले। रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड। रशिया को पोलैंड के कुछ पार्ट्स दिए गए। एंड प्रूशिया वॉज गिवन द पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। और प्रूशिया को सैक्सोनी का भी पार्ट दिया गया। इस तरीके से उन लोगों ने एक नया मैप, पॉलिटिकल मैप तैयार किया। कहां पर? अपने इस यूरोप में। तो ये था अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो जब नया कंजर्वेटिज्म वजूद में आ गया तो ये सारा ट्रीटी ऑफ वीना वगैरह इसमें आती है। यहां तक हमने देखा कि कंजर्वेटिज्म किसको कहते हैं, और कंजर्वेटिव्स उनको कहते हैं कि जो कंजर्वेटिव्स उनको कहते हैं कि जो कंजर्वेट मतलब जो वो बादशाह वगैरह थे उनको जो इस आइडियोलॉजी को क्या करते हैं? फॉलो करते थे, उनको कंजर्वेटिव्स बोलते थे। तो इस तरीके से ये चीजें उन लोगों ने की, चेंज इंट्रोड्यूस किए। कहां पर? ट्रीटी ऑफ वियना में। और ये एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी, याद रखना, ये एग्जाम में पूछी जाती है अक्सर। ट्रीटी ऑफ वियना 1815। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।